नमस्कार साथियों। आज का जो प्रश्न है वो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली पर प्रकाश डालिए। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो निबंध शैली है उस पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो है हिंदी निबंधकार के रूप में रामचंद्र शुक्ल जी सबसे महान निबंधकार है। इसीलिए इस पर जो आपका प्रश्न पूछना 100% तय है। तो इस प्रश्न को आपको करके जाना चाहिए। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन बता दिया, आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको परिचय देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे हिंदी साहित्य के एक महान हस्ती माने जाते हैं, जिन्होंने आलोचना और निबंध लेखन में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो अगर हम बात करें रामचंद्र शुक्ल जी की, तो यह जो है एक बेहतर, एक महत्वपूर्ण जो है आलोचक है, एक निबंधकार हैं, जिन्होंने अपनी आलोचना के माध्यम से, अपने निबंध के माध्यम से हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्हें सही अर्थों में आचार्य कहा जा सकता है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी को सही अर्थों में आचार्य कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। साथियों, रामचंद्र शुक्ल जी को आचार्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने अनुसार से बहुत सारे शब्दों को गाढ़ा है, और हिंदी साहित्य में आचार्य का उसे टाइटल दिया जाता है जो साहित्यकार, जो निबंधकार अपने अनुसार से नया शब्द को गाढ़े, नया शब्द की उत्पत्ति करें। हिंदी साहित्य के क्षेत्रों में आचार्य उन्हें कहा जाता है जिन्होंने कोई नया शब्द की उत्पत्ति की हो। और शुक्ल जी जो है अपनी मौलिक निबंध शैली से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। विशेषकर इनके जो मनोविज्ञान है, जो वैचारिक निबंध है, उसको जो है इन्होंने हिंदी साहित्य में सबसे बेहतर ढंग से वर्णन किया है, प्रस्तुत किया है। जिसके कारण हिंदी निबंधकार के रूप में रामचंद्र शुक्ल जी एक महान हस्ती माने जाते हैं। साथियों, अभी 11 बज रहे हैं रात के, और मैं छत पर आया हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने। जैसे कि मैं आप सभी को बताया था कि मैं पहली बार शहर आया हूँ, और यहाँ पर बड़ा डिस्टर्ब होता है वीडियो रिकॉर्ड करने में लॉज में, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी समस्या हो रही है। तो अगर थोड़ी समस्या हो रही है, बाहर की आवाज़ें आ रही है, तो मैनेज कर लेना आप लोग। और चलिए इसके आगे हम लोग जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध शैली, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जब निबंध शैली की बात करते हैं तो इनके शैलियों में कई प्रकार के संगम देखने को मिलता है, जो उनके विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यानी रामचंद्र शुक्ल जी अपने निबंध में अपने विचारों को, अपने भाव को जो है बेहतर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। उनकी शैलियों को कुछ बिंदुओं द्वारा हम समझ सकते हैं। पहला है सूत्रात्मक शैली, यानी सूत्रात्मक शैली का मतलब क्या है? आचार्य शुक्ल जी जो है सूत्रात्मक शैली में जटिल बातों को पहले एक छोटे सूत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यानी कि शुक्ल जी जो है किसी भी शब्द को बहुत छोटे शब्दों में बताते हैं, उसके बाद जो है उसे विस्तृत रूप में एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। वही यहाँ पर कहा गया है, जैसे गागर में सागर भरना, यानी कि एक गागर में आप जो है सागर को नहीं ना भर सकते हो, लेकिन शुक्ल जी ऐसा करते हैं, एक छोटे से गागर में सभी शब्दों को गाड़ देते हैं। मतलब एक छोटे से वाक्य में इतनी गहरी बात कह देते हैं कि पढ़ने के बाद लोगों को कहता है यार इतनी छोटी शब्दों में इतना प्रभावी ढंग से कैसे चीज़ों को बताया गया। वही यहाँ पर कहा गया है कि गागर में सागर भरने की तरह जो है शुक्ल जी अपने बातों को कहते हैं, छोटी शब्दों में बहुत गहरी बात कह देते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। फिर वे तर्कों और उदाहरणों के माध्यम से उसे बेहतर ढंग से समझाते हैं। इससे पाठकों को जो कठिन विषय भी होते हैं उन्हें समझने में आसानी लगती है। जैसे इन्होंने रस मीमांसा को जो लिखा है इसी प्रकार से लिखा है, जिसमें छोटे छोटे शब्दों के द्वारा गहरी बातों को कह दिया है और बाद में उसका जो है विस्तार पूर्वक समझाया गया है। दूसरा पॉइंट बनाना है व्याख्यात्मक शैली। व्याख्यात्मक शैली क्या है? व्याख्यात्मक शैली का मतलब है किसी भी चीज़ की व्याख्या करना। छोटा सा आप देखते हो कोई भी लाइन, जब उसकी व्याख्या की जाती है तभी तो समझते हो ना। वही कहा गया है, वे अपने भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए चीज़ों को गहरी से जो है व्याख्या करते हैं। यानी कि वो अपने विचारों को, अपने भावों को आप तक पहुंचाने के लिए किसी भी चीज़ को जो है स्पष्ट रूप से गहराई से व्याख्या करते हैं। यह शैली उन्हें अपनी बातों को पाठकों तक जो है सरल तरीके से पहुंचाने में मदद करती है। जो यह इनका शैली है, जो ये विचारधारा है, पाठकों तक आसानी से पहुँचाने में मदद करती है। जैसे उनके निबंध है कविता क्या है। कविता क्या में देखा जा सकता है कि इन्होंने जो है किसी भी चीज़ों को लिखा है जब, तो अपने भावों और विचारों को स्पष्ट तरीके से पाठक तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसमें शुक्ल जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि कविता का लक्ष्य क्या है? केवल मनोरंजन करना है? नहीं, कविता का लक्ष्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि लोक मंगल है। यानी लोक मंगल का मतलब है मनुष्य के प्रति करुणा रखना, दया रखना, प्रेम रखना।
यानी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे आपको मिलेंगे समाज में जो केवल अपने से मतलब रखेगा, दूसरा व्यक्ति भाड़ में जाए लेकिन केवल वह अपने से ही मतलब रखेगा। वही यहाँ पर इन्होंने कहने का प्रयास किया है कि कविता लिखने का मतलब मेरा नहीं है कि उससे लोग जो है मनोरंजन करें। कविता लिखने का मतलब ये है मेरा कि लोग जब उनको पढ़े तो भावनात्मक रूप से जो है वह सोचने के लिए मजबूर हो जाए और लोगों के प्रति करुणा रखे, दया रखे, उनसे प्रेम करे। इस प्रकार की जो है इन्होंने कविता लिखी है। यही कारण है कि शुक्ल जी को एक महान हस्ती मानी जाती है। तीसरा है विवेचनात्मक शैली। विवेचनात्मक शैली का मतलब क्या है? किसी भी चीज को विवेचना करना, उनको विस्तार पूर्वक समझाना। शुक्ल जी विवेचनात्मक शैली की जो है खासियत यह है कि वे गंभीर और जटिल विषयों को भी जो है सरल व सीधे ढंग से पाठकों के सामने रखते हैं। यानी कितने से कितनी भी कठिन चीजों, कितने से कितने कठिन विचारधाराएं हो, भाव हो, वह जो है बहुत ही साधारण तरीके से, बहुत ही जो है सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाते हैं ताकि पाठक पढ़कर जो है आसानी से उसको समझ सके। वे अपने विचारों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि भाषा की गंभीरता जो है बनी रहे पर विषय कठिनाई कम हो जाए। यानी कि वे अपने विचारों को, अपने भावों को इस प्रकार से लिखते हैं कि जो हमारी भाषा है ना, उनकी गंभीरता बनी रहे। कोई नहीं कहे कि ये हल्का भाषा है, ये बहुत ही सरल भाषा है। और ये जो भाषा है वह भाषा गंभीरता बनी रहे लेकिन जो पढ़े पाठक उनको आसानी से समझ जाए। यही सबसे इनकी बड़ी विशेषताएं हैं, जिससे पाठक को उनके भाव और विचार समझने में कोई समस्या ना हो। यानी कि जो पाठक उनके निबंध को पढ़ रहा है वो आसानी से पढ़कर उनको आसानी से समझ ले, यही इनका मुख्य उद्देश्य है। उदाहरण के लिए उन्होंने जो है क्रोध और घृणा जैसे निबंधों में जटिल विषयों को भी जो है आसान भाषा में समझाया है। उनके जो क्रोध और घृणा है उन सभी निबंधों में जो है बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया ताकि पाठक उसको समझकर उनके भावना और विचार को आसानी से समझे। चौथा पॉइंट है भावनात्मक शैली। भावनात्मक शैली का मतलब क्या होता है? अब जब जो है आपके साथ अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है जहाँ पर आप काफ़ी इमोशनल हो जाते हो ना, उसी प्रकार से लेखक क्या करता है, कुछ घटनाओं को बताकर आपको इमोशनल कर देता है और आप जो है उसी इमोशनल में पूरी तरह से बह जाते हो। तो यहाँ पर आचार्य जी के बारे में कहा जाता है, तो रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कहा जाता है कि यह जो है दोनों को तुलनात्मक रूप से लिखते हैं। यानी बहुत ज़्यादा भावना को नहीं लिखते हैं, ना ही कम भावनाओं को लिखते हैं, मतलब बैलेंस करके जो है यह लिखने का प्रयास करते हैं। आचार्य शुक्ल की भावना शैली उनके मनोविकार संबंधी निबंधों में विशेष रूप से दिखती है। यानी कि भावना शैली की जब बात करते हैं तो मानव के जो विचार होते हैं, जो उनके भाव होते हैं, इस प्रकार से जो निबंध लिखते हैं शुक्ल जी, उनमें बेसिकली इनका देखने को मिलता है भावनाएं किस प्रकार से व्यक्त की गई है। इस शैली में वे जो है छोटे वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिससे विचारों का एक सहज प्रवाह बनता है। यानी कि जब यह निबंध को लिखते हैं, भावनात्मक निबंध को, तो छोटे छोटे वाक्य का प्रयोग करते हैं ताकि पाठक उनको पढ़ के आसानी से समझ सके और जो भावना है, जो विचार है, आसानी से, सहजता से पाठक उनको ग्रहण करे। ऐसा नहीं है कि जो है पाठक को पूरी तरह से भावुक कर दें, उसके बाद क्या सही है क्या गलत है वो समझ ही ना पाए। यह प्रवाह पाठकों को जो है विशेष से भावनात्मक रूप से जोड़ता है। जो ये प्रवाह तरीके से लिखते हैं, जो बेहतर ढंग से भावनाओं को स्पष्ट करते हैं, यही कारण है जो पाठक पढ़ता है इनके निबंध को उसी में डूब जाता है। उदाहरण के लिए करुणा निबंध में जो है जो प्रियजन है उनके वियोग और मनुष्य के जो व्यक्तिगत संसार है उसकी बात करते हुए इस शैली की गहरी संवेदना जगाते हैं। इससे पाठक सीधे हृदय से जुड़ता हुआ महसूस करता है। यानी कि उन्होंने करुणा निबंध को लिखा है जिसमें यह बताने का प्रयास किया है कि आपका जो प्रियजन है, प्रियजन के प्रति जो है आप कभी ना कभी सोचते हो। यानी कि करुणा निबंध जो है इनका, उसमें यह बताने का प्रयास किया है कि जो आपका प्रियजन है, प्रियजन का मतलब क्या होता है? आपके मम्मी पापा आपके सबसे प्रिय होंगे। हालांकि आजकल जो लड़के हैं उनका जो प्रिय हो गया वो बाबू हो गया, समझ रहे हो ना, जो उनका बाबू हो गई है, सबसे प्रिय हो गया मम्मी पापा छोड़ के। लेकिन आपके मम्मी पापा जो है आपके सबसे प्रिय हैं। यानी कि जो आपके मम्मी पापा हैं, आपके सिवा उनका कोई सबसे प्रिय होगा ही नहीं। इसीलिए जो है जब आप बाहर जाते हो शहर पढ़ने, उसके बावजूद भी आपके मम्मी पापा आपके बारे में सोचता है कि मेरा बेटा कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, किस समस्या से गुजर रहा होगा। तो यही बात कहने की प्रयास करते हैं शुक्ल जी कि जो प्रियजन है वो आपके बारे में हमेशा सोचता है। और यही बात को जो इन्होंने करुणा जैसे निबंध में बताने का प्रयास किया है कि आप चाहे कितने भी दूर चले जाओ, आपके जो प्रियजन है वो आपके बारे में हमेशा संवेदना रखेगा, आपके बारे में सोचेगा। और जब इस प्रकार से यह लिखते हैं, इससे पाठक जब पढ़ता है तो आसानी से जो है उनके हृदय को छू जाता है कि यार जो इन्होंने लिखा है निबंध को वो हमारे हृदय तक पहुंच रहा है, जो इन्होंने लिखा है वो सही बात है। अब आप अगर हवाई हमला कुछ भी लिख दोगे तो कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं ना करेगा। वही इन्होंने बताने का प्रयास किया है। पांचवा पॉइंट बनाना है विश्लेषणात्मक शैली। विश्लेषणात्मक शैली का मतलब क्या है? शुक्ल जी अपनी आलोचना और मनोविज्ञान निबंधों में
विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो शुक्ल जी मनोविज्ञान लिखते हैं, मनोविज्ञान का मतलब क्या है, जो आपके मन में भाव चल रहा है, जो विचार चल रहा है, उस चीज को जब निबंध में ये लिखते हैं तो विश्लेषणात्मक तरीके से यह लिखने का प्रयास करते हैं। इसमें वे एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर बढ़ते हुए रेखा गणित की तरह मनोभाव और विकारों का जो है बारीकी से विश्लेषण करते हैं, जिससे जटिल विषय भी जो है स्पष्ट रूप से कोई भी समझ सकता है। यानी कि जो आपके मन में भाव चल रहा है ना, वो इतना स्पष्ट तरीके से लिखते हैं, इतना आसान शब्दों में लिखते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति उसको पढ़कर समझ जाए कि यार जो हमारे मन में भाव चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, वो सही है। इस प्रकार से जो है इन्होंने जो है विश्लेषण के माध्यम से किसी भी विचारों और भावों को पाठक तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और अंत में साथियों आपको व्यंग्य शैली के बारे में जानना है कि शुक्ल जी अपने गंभीर लेखन शैली के बावजूद भी जो है बीच बीच में हल्के फुल्के हास्य या व्यंग्य का ऐसा सुंदर मिश्रण करते हैं कि पाठक उन विषयों में डूबते हैं। यानी कि उस विषयों को पढ़ने के बाद उबते नहीं, बल्कि उनमें जो है पूरी तरह से डूब जाते हैं और उन्हें पढ़ने के बाद आनंद लगने लगता है। यानी कि शुक्ल जी यह बताने का प्रयास करते हैं कि किसी भी चीज़ पर जो है यह चोट करना चाहते हैं, मान लो समाज में कोई बुराइयां हैं, उस पर चोट करना चाहे तो इन्होंने जो है हास्य के तरीके से लिखते हैं, यानी हंसी मजाक में लिखते हैं, ताकि जब लोग उसको पढ़े तो वो अंदरूनी मामले से सोचे, विचार करे कि यार ये जो लिखा ये सही है, और एक तरह से हंसी भी आए। तो इस प्रकार से हास्य व्यंग्य के द्वारा किसी भी गहरी बात को लिखने का प्रयास करते हैं। इससे उनके निबंधों में आकर्षण और प्रभाव बढ़ता है। उदाहरण के लिए वे समाज की बुराइयों को भी जो है हास्य और व्यंग्य का सहारा लेकर मीठी चुटकियां लेते हैं। यानी समाज में जो बुराइयां हैं, जैसे छुआछूत है, इन सभी भेदभाव के प्रति जो है वो हंसी मजाक में इस प्रकार से लिख देते हैं, जब उनको पाठक पढ़ता है तो उनके मन को गुदगुदाता है और सोचने पर मजबूर भी करता है कि यार जो शुक्ल जी ने लिखा है कहीं ना कहीं सही है। और इससे जो है पाठक को शुक्ल जी के प्रति संवेदनशील बनाता है, आम जनता के प्रति संवेदनशील बनाता है। इस तरह से शुक्ल जी बिना उन्हें अपमानित किए सीधे सीधे हमला करते हैं, ताकि समाज में जो बुराइयां हैं उसके प्रति लोग जागरूक हो सके। इस प्रकार से हंसी मजाक में आप जब किसी भी चीज़ को कह देते हो ना, तो समाज में लोग उनको ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, आपकी आलोचना नहीं करते हैं। इसी प्रकार से शुक्ल जी डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट रूप में हंसी मजाक में समाज की बुराइयों को बताते हैं, ताकि लोग जो है उस पर सोचे, उन पर विचार करें और समाज में लोग जागरूक हो। साथियों इस प्रकार से वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और इतना आसान शब्दों में आपको कहीं नहीं समझाने वाला है। हालांकि मैंने 1 साल पहले पढ़ा के छोड़ दिया था, इसलिए जो है अभी बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि जो है उनकी भी सहायता हो सके, वह जो है अच्छे से समझ सके। हालांकि रेगुलर आप लोगों के लिए जो है वीडियो आता रहेगा। अंत में आपको निष्कर्ष लिखना है कि उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो संत कबीर थे वो भाषा के क्या थे, डिक्टेटर थे। डिक्टेटर का मतलब होता है भाषा के बादशाह। तो संत जो हमारे कबीर जी थे उनको भाषा के बादशाह माने गए हिंदी साहित्य में। यदि हम शुक्ल जी को भाषा का स्वामी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कोई गलती नहीं होगी। हम शुक्ल जी को भाषा का स्वामी कह सकते हैं। इस प्रकार से साथियों यहाँ पर समाप्त होता है। और हमने जो है हिंदी मेजर पेपर 10 के कुछ VVI क्वेश्चन बताया था, और ये भी कहा था ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला हो गया है, आज हमने दूसरा करवाया, कल आपका तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार से 7 क्वेश्चन है जो बहुत जल्द जो है सभी वीडियो को दिया जाएगा। आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी सहायता हो सके। साथियों रात के अभी 11 से ज़्यादा बज चुके हैं, उसके बावजूद भी मैं जो है छत पर आके आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऐसे में आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइफ में बड़ा संघर्ष चल रहा है और आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है और आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। तो कृपया करके आप ज़रूर सहयोग करें। आपके सहयोग से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए जो है जितना भी रात बजे मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ। तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।